भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। शुंग सातवाहन काल। कला का विकास। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली, वह शुंग सातवाहन में और अधिक विकसित हुई। मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र ने लगभग 187 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश शुंग वंश की सत्ता स्थापित की। मौर्ययुगीन दृढ़ केंद्रीभूत सत्ता की समाप्ति से कला राजकीय नियंत्रण से मुक्त होकर जनसामान्य तक पहुंचकर अधिक लोकप्रिय हुई। इस युग में कलाकृतियां राजकीय सहयोग की अपेक्षा जनसामान्य के योगदान से निर्मित हुईं, जिसमें कथानकों का वर्णनात्मक रूपांकन था, साथ ही स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी। रमानाथ मिश्र का कथन है कि मौर्य युग के बाद कला का क्लासिकल युग प्रारंभ होता है। इस युग में कला के स्थानीय देश के स्थान पर भौगोलिक विस्तार के कारण कला का सर्वदेशीय रूप उभरने लगा। इसके अंतर्गत मध्य देश में भरहुत और सांची, उत्तर पूर्वी भारत में बोधगया तथा उड़ीसा के क्षेत्र, दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुनकोंड तथा पश्चिम भारत में काले, भाजा, नंदसुर, पीतलखोरा आदि स्थानों पर विशाल बौद्ध स्तूपों और गुहा चैत्यों का निर्माण संभव हुआ। सांची स्तूप 170 से 25 ईसा पूर्व। स्थिति अन्वेषण एवं संरक्षण। सांची अक्षांश 23 डिग्री 28 इंच उत्तर और देशांतर 77 डिग्री 45 इंच पूर्व विदिशा से 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर मध्य रेलवे के बीना तथा भोपाल जंक्शनों के बीच रायसेन जिले में स्थित है। अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातात्विक सामग्री के कारण सांची संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जर्नल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से सांची भी एक है, जिसमें स्तूप 1, 2, 3 सुरक्षित अवस्था में मिले थे। सन 1881 ईस्वी तक स्मारकों के संरक्षण की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सन 1881 ईस्वी में मेजर कोल ने इस कार्य को गंभीरता से लिया और 3 वर्ष के अल्पकाल में ही इसके आसपास के स्थानों की सफाई करवाई व दीवारों की दरारों को भरवाकर गिरे हुए पश्चिमी व दक्षिणी तोरणों और भूवेदिका तथा स्तूप 3 के तोरणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कराया। इसके बाद बचे हुए कार्य को भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने पूर्ण करने का सफल प्रयास किया। सन 1912 और 1919 ईस्वी के बीच मार्शल स्मारकों को उनकी वर्तमान दशा में लाए। सन 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद कुरैशी पहाड़ी की ढलान पर स्थित स्तूप 1 व 2 के बीच उत्खनन करवाकर एक बौद्ध विहार के अवशेषों को प्रकाश में लाए। इसके बाद यद्यपि यहाँ और कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ, पर स्मारकों का परीक्षण एवं संरक्षण निर्बाध गति से चलता रहा, जिससे आने वाली पीढ़ी उन्हें देखकर भारत के गौरवपूर्ण समृद्धशाली अतीत का परिचय प्राप्त कर सके। चित्र 150। चित्र 150 सांची स्तूप उत्तरी द्वार। इतिहास। आने वाली कई शताब्दियों तक एक विख्यात परीक्षण केंद्र के रूप में जाने वाले सांची में संभवतः मौर्य सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व ने इस स्थल को स्तूप तथा स्तंभ निर्माण के लिए चुना। कहा जाता है कि बुद्ध की अस्थियों पर बनाए गए 8 प्रारंभिक स्तूपों में से 7 को अशोक ने खुदवाया था और उनमें रखे हुए धातुओं को निकालकर उन्हें अपने बनाए असंख्य स्तूपों में रखवाया था, जो उसके साम्राज्य में फैले थे।
विरक्त जीवन तथा साधना के उपयुक्त शांत वातावरण एवं विदिशा जैसी समृद्ध नगरी के पास होने के कारण भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए सांची एक आदर्श स्थान था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इस बौद्ध स्थली को कुछ आघात पहुंचा। संभवतः इसी समय अशोक के स्तूप को भी क्षति पहुंची, लेकिन शीघ्र ही इस पर काबू पा लिया गया। इसके बाद सातवाहन राजाओं के समय सांची के तोरण द्वारों को अलंकृत किया गया, लेकिन कुषाण साम्राज्य में इसका निर्माण शिथिल पड़ गया, जिसका अंत गुप्त वंश के अभ्युदय साथ हुआ। कि यह मालूम नहीं हो पाया कि सांची की बौद्ध स्थली का अंत किस प्रकार हुआ। यहाँ ऐसा कोई बौद्ध स्मारक नहीं जो ईस्वी 13वीं शती का सिद्ध हो सके। इसके विपरीत इस समय पत्थर के ऐसे अनेक फलक मिलते हैं जिन पर विष्णु, गणेश, महिषासुरमर्दिनी आदि हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हैं। इससे यह कहना कठिन है कि बौद्धों ने इस स्थान को स्वयं त्यागा अथवा आंतरिक बल के अभाव से अपने अस्तित्व की रक्षा करने में असमर्थ रहे, या यह बौद्ध संघ क्रमशः सर्वग्राही हिंदू धर्म में विलीन हो गया। स्तूप की रचना। मूल रूप से सांची का स्तूप अशोक द्वारा लगभग उसी समय बनवाया गया था जब इसके पास अशोकीय स्तंभ खड़ा किया था, पर तब से परवर्ती काल लेकर अब तक इसमें काफी परिवर्तन हुए। वर्तमान समय में ऊपर के छत्र तथा वेदिका को छोड़कर गुंबद की ऊंचाई 54 फुट है और गोल आधार का व्यास लगभग 120 फुट है। गुंबद के चारों ओर लगभग 16 फीट ऊंचा चबूतरा है जो प्रदक्षिणापथ का काम देता है। वेदिका के भीतर 7 फीट के प्रदक्षिणापथ पर शिलापट बिछे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में दोहरा सीढ़ी का सोपान मार्ग है। इसके ऊपर हर्मिका तथा त्रिपत्र सहित छत्र यष्टि है। 9 फीट ऊंचे अष्टकोणीय स्तंभों को एक दूसरे से बांधने के लिए 2 फीट ऊंचा उष्णीय है। इन स्तंभों के मध्य 3.15 इंच के अंतराल में 2 फीट चौड़ी सूचियां लगी हैं। अलंकृत तोरण 34 फीट ऊंचे हैं। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस स्तूप की छटा देखते ही बनती है। तोरणों की रचना। सभी तोरण द्वार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनवाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था। इसके बाद क्रमशः उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी तोरण द्वार बने। इन तोरणों में चौफल 2 खंभे हैं जो 24 फुट ऊंचे हैं। इन पर थोड़ी सी कमानीदार ऊपर की ओर तनी हुई 3 सूचियां हैं जिनके बीच की दूरी इनकी चौड़ाई से कुछ ही अधिक है। इसके बीच छोटे छोटे 3 स्तंभ हैं जो इन्हें साधने का काम करते हैं। स्तंभों पर वर्गाकार पत्थर के टुकड़ों पर ये सूचियां रखी हुई हैं जो दोनों तरफ से बाहर की ओर निकली हुई हैं। सबसे ऊपर खंभे तथा सूची पर धर्मचक्र तथा त्रिरत्न थे, अब ये खंडित अवस्था में मिलते हैं। इन संपूर्ण तोरणों की ऊंचाई 34 फीट है। सूचियों के बाहर की ओर बहुधा हाथियों की मूर्तियां हैं जो मानो ऊपर की मूर्तियों को संभाले हैं। सबसे नीचे की सूची व स्तंभ के बीच की दूरी को भरने के लिए नीचे दोनों ओर द्वारपाल यक्ष बने हैं। खंभों के शिखरों पर पीठ से पीठ मिलाए शेर, हाथी तथा वामन हैं जिनके आगे का भाग बनाया गया है। इन आकृतियों के ऊपर स्त्रियों की सुंदर तथा शोभनीय आकृतियां हैं जो सबसे नीचे वाली सूची को दोनों हाथों से साधे हुए हैं। चित्र 151। इन खंभों व सूचियों को विभिन्न जातक कथाओं तथा बौद्ध के जीवन की घटनाओं से चित्रित किया गया है। सांची के तोरणों तथा सूचियों के दृश्य चित्रों एवं अलंकरणों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जातक कथाओं के दृश्य। ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्वजन्मों से संबंध रखती हैं। बौद्धों को विश्वास था कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध को भी पशु पक्षी से लेकर मानव जीवन तक की असंख्य योनियों से गुजरना पड़ा था। सांची के तोरण पर अंकित केवल 5 जातक दृश्यों को पहचाना गया है।
वे हैं छदंत, वेस्सांतर, साम, महाक्पी तथा अलम्बुस। इनमें वेस्सांतर जातक संबंधी प्रमुख घटना उत्तरी तोरण की एक बड़ेरी पर, साम जातक उत्तरी तोरण के बाएं स्तंभ पर और छदंत में जातक दृश्य 3 बड़ेरियों पर अंकित हैं। वेस्सांतर जातक तथा साम जातक दृश्य उपस्थित है। छदंत जातक के विभिन्न अंशों में बाईं ओर के एक कोने में षड्गतीय छदंत अपने दल के हाथियों के साथ जाता हुआ दिखलाया गया है। गौतम बुद्ध के जीवन दृश्य। सांची के शिल्पांकन में बुद्ध के अलौकिक स्वरूपों की अधिकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर गौतम बुद्ध से संबंधित आश्चर्यजनक घटनाओं को स्थान दिया गया है, जिनमें उनके आकाशचारी, जल पर चलने, उन्मत्त हाथी को वश में करने, अंगों से अग्नि निकालने, गुठली से आम्र का वृक्ष तुरंत उत्पन्न करना आदि हैं। इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति को केवल कतिपय लाक्षणिक चिन्हों और व्यंजनों द्वारा ही सूचित किया गया है, जैसे छत्र से आवृत सजा हुआ खाली पीठ वाला घोड़ा, सिंहासन, धर्मचक्र, विहार स्थल, चरण चिन्ह और त्रिरत्न आदि। बुद्ध के अनुगामी के रूप में कुछ देवताओं के दृश्य। सांची में इंद्र, ब्रह्मा, मार, नाग, यक्ष, किन्नर, सुपर्ण आदि के अंकन विशिष्ट हैं। इंद्र अनेक दृश्यों में उपस्थित हैं, जैसे इंद्रशाला गुहा के दृश्य में, बुद्ध के चुड़ा उत्सव दृश्य में, अध्येषण के दृश्य में, वेस्सांतर जातक दृश्य में, सामजातक के दृश्य में एक बड़ेरी पर सभासदों सहित बैठे इंद्र और उनके स्वर्ग का प्रभावशाली निरूपण हुआ है। एक अन्य दृश्य में वैजयंत प्रासाद, नृत्यमय अप्सराओं, फलों से परिपूर्ण वृक्ष, मंदाकिनी का प्रवाह एवं मिथुनी के प्रणय की छवियों से युक्त इंद्रलोक का वैभवशाली निरूपण हुआ है। नाग, नागिनी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत मानवीय रूप में व्यक्त हैं तथा अपने फणों के टोप द्वारा अन्य आकृतियों से भिन्न हैं। यक्षों में कुछ तो दानवाकार आकृति वाले हैं, जो नाटे शरीर व मोटे पैरों वाले हैं। उन्हें कुभांड कहा गया है और इन्होंने अपने हाथों में मालाएं ले रखी हैं। शालभंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां। बड़ेरियों से निकले हुए समकोणों के भाग पर शालभंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है, जैसे वृक्ष का अवगुंठन करती, वृक्ष की डाल को स्पर्श करती, अलसाई, आधी बैठी हुई, शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती एवं विविध रूपों में बनी शालभंजिकाएं हैं। पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों का निरूपण। पशु पक्षियों का निरूपण स्वाभाविक व काल्पनिक दोनों रूपों में हुआ है। काल्पनिक पशुओं में व्याल अथवा पशु उल्लेखनीय हैं। स्तंभों के शीर्ष के रूप में पशुओं की पृष्ठ संलग्न चतुराकृतियां हैं। स्वाभाविक रूप से बने पशुओं में हाथियों की आकृतियां उल्लेखनीय हैं। एक मनोहारी दृश्य में एक हाथी हथिनियों और बच्चों के साथ बुद्ध स्तूप की पूजा में निमित्त आए हुए दिखलाया गया है। वनस्पतियों से सांची की कला ओतप्रोत है। अशोक, आम्र, शाल आदि वृक्षों, कमल, कंटकारी, कल्पलता, श्रीवृक्ष जैसे पल्लवित पुष्पित हरे भरे पेड़ पौधों लताओं का अत्यंत स्वाभाविकता के साथ अंकन किया गया है। यहीं पर पत्र, पुष्प, लता एवं वृक्षों का शिल्पांकन इतना अधिक और रमणीय है कि मार्शल ने सांची के महास्तूप की कला का नामकरण ही वनस्पति शैली कर दिया है। विविध दृश्य व आलंकारिक अभिप्राय। सांची में आलंकारिक अभिप्रायों को स्वतंत्र स्थान प्राप्त है। ऐसे अंकनों में सर्वाधिक चर्चित है उत्तरी तोरण के दाहिने स्तंभ के बाहरी भाग पर बना यष्टि का अंकन। मार्शल ने यष्टि के साथ के प्रतीक को बुद्ध का प्रतीक स्वीकार कर लिया था, किंतु वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस यष्टि की दूसरी प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनकी मान्यता है कि नागदंतों से जड़ी सुवर्ण यष्टि के इस रूपांकन का संबंध धनिकों के उपयोग हेतु था, जो इन पर सुवर्ण मालाएं लटकाते थे। पूर्वी तोरण द्वार के बीच मध्यवर्ती की सिरदल के पृष्ठभाग में बने एक दृश्य में बुद्ध के प्रतीक खाली सिंहासन अथवा स्तूप की पूजा न केवल मनुष्य और देवता बल्कि पशु भी कर रहे हैं। इसके बाद वे दृश्य हैं जो शुद्ध रूप से सांसारिक हैं। एक दृश्य में नर नारी स्वच्छंद विहार कर रहे हैं।
पूर्वी तोरण द्वार के उत्तरी स्तंभ के दृश्य में विद्वानों के विचार से 7 भिन्न भिन्न दिव्य लोक दिखलाए गए हैं। दिव्य लोकों में पुण्यात्मा जीवों के रहने का अभिप्राय लोगों में शुभ कामना की भावना जागृत कराना था। कई आलंकारिक दृश्यों का विषय वास्तविक व काल्पनिक पशु हैं। कई पशुओं पर मनुष्य सवार हैं और कई खाली पीठ हैं। इनके अतिरिक्त नयनाभिराम पुष्प बड़ी कुशलता व कोमलता से उत्कीर्ण किए गए हैं। विशेषतः उल्लेखनीय जीवन बल्ली हैं, जिनकी शाखाओं में पशु पक्षी और मनुष्य एक धारा प्रवाह क्रम में पिरोए गए हैं। प्रायः यह कल्पवल्ली के रूप में मणि जटित भूषणों और मालाओं को प्रस्तावित करती दिखाई देती है। अन्य बहुत से प्रतीकों की तरह इसका जन्म भी जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं और श्रद्धा से ही हुआ था। कभी कभी बौद्धों ने अपने धर्म की महिमा बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया था। इसका उदाहरण उत्तरी तोरणद्वार के पूर्वी स्तंभ के सम्मुख भाग पर पाया जाता है, जहां कल्पवल्ली के मूल में बुद्ध के चरण चिन्ह और शिखर पर त्रिरत्न के प्रतीक प्रस्तुत हैं। स्तूप 3। यह स्तूप ऊपर वर्णित स्तूप 1 से लगभग 45 मीटर उत्तर पूर्व में है, जो कि विस्तार में स्तूप 1 से छोटा है। इसका व्यास 15 मीटर, शिखर के भाग को छोड़कर ऊंचाई 8.23 मीटर है, किंतु आकार में स्तूप 1 के समान ही है। इसमें केवल एक ही तोरण द्वार है और अंड मूलतः गोल है। इसकी भूवेदिका के केवल 4 स्तंभों के अवशेष ही शेष हैं। इन स्तंभों के बीच में एक वृत्ताकार फलक और किनारों पर 3 सिलवटों वाले 2 अर्धवृत्ताकार फलक हैं। इस स्तूप पर केवल एक ही छत्र था। सोपान, मेधी और हर्मिका की वेदिकाओं सहित यह स्मारक स्तूप 1 के पुनर्निर्माण के बाद ही ईसा पूर्व दूसरी शती में बनाया गया था। 1 शताब्दी या इसके कुछ अधिक समय के बाद भूवेदिका बनाई गई। तत्पश्चात संभवतः पहली सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में तोरण द्वार का निर्माण हुआ। इस समय प्रदक्षिणापथ की सतह 3 मीटर से अधिक ऊपर उठ चुकी थी और इसके कारण सोपान के नीचे का कुछ भाग भूमि में दब गया था। इसका तोरण द्वार 5 मीटर से कुछ अधिक ऊंचा है। अलंकरण और विभिन्न अंग बनावट तथा शैली के स्तूप 1 के ही सादृश्य, परंतु कला शैली की दृष्टि से यह कुछ न्यून है। अन्य स्तूप। पूर्वोक्त 2 बड़े स्तूपों के अतिरिक्त केंद्र स्थल पर और भी बहुत से स्तूपों के अवशेष हैं। इनमें से कई इतने टूटे फूटे हैं कि उनकी केवल पीठिकाएं ही शेष हैं। स्तूप 3 के साथ पीछे की ओर स्तूप 4 है तथा दक्षिण में स्तूप 5 है। इनकी कला भारतीय प्रस्तर कला के प्रारंभिक रूप का दर्शन कराती है। स्तूप गोल पीठिका पर स्थित हैं। साफ व सुघड़ पीठिका गढ़े हुए प्रस्तर खंड को तराशकर सोपान की आकृति में बनाई गई है, जो 6ठी शताब्दी के आसपास की कृति प्रतीत होती है। स्तूप 5 के सामने 2 अन्य छोटे स्तूप ऊंची चौकोर पीठिकाओं पर खड़े हैं। इसी स्तूप के लगभग 61 मीटर दक्षिण में स्तूप 12, 13, 14 और 16 का समूह है, जिनकी पीठिकाएं चौकोर और सीढ़ीनुमा हैं। इस स्तूप समूह के पास ही दक्षिण में स्तूप 6 है। इसका भीतरी भाग समकालीन स्तूप 3 और 4 के समान पत्थर की भारी शिलाओं और टुकड़ों में बना है। स्तूप 1 के पश्चिमी तोरण से लगभग 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित स्तूप 7 की रचना में भी स्तूप 12, 13, 14 और 16 की वास्तुकला के लक्षण पाए जाते हैं। यह स्तूप 2.135 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है और बाद की एक मेधी के अवशेष से घिरा है। स्तंभ। सांची के स्तंभ अन्य अशोकीय स्तंभों की तरह ही निर्मित किए गए हैं। यहाँ प्राप्त स्तंभ 10, 25, 26, 35 हैं। इस समय ये भग्नावस्था में हैं और खुदाई करके निकाले गए हैं। ये स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ के समकक्ष न होने पर भी अपने भव्य शीर्षक के कारण गावदुम स्तंभों के समान हैं,
जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं व अलंकरण बने हुए हैं, जो अन्य स्तूपों से समानता रखते हैं। मंदिर बड़े स्तूप के दक्षिण पूर्व में एक ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर दो चौड़े जीनों से पहुंचा जा सकता है। इस चबूतरे पर पत्थर के अठपहल भारी खंभों की एक श्रेणी है, जिस पर पहले लकड़ी की छत टिकी हुई थी। खंभों पर प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लेख है, जो संभवतः प्रथम सदी ईसा पूर्व का है। मंदिर 18 मौर्यकाल अथवा शुंगकालीन प्राचीन अर्धगोलाकार पीठिका पर बना हुआ 7वीं सदी का यह धनुषाकार मंदिर है। इस मंदिर में सिरगलों से युक्त 12 में से 9 आकर्षक स्तंभ और एक अर्धस्तंभ सुरक्षित खड़े हैं। मंदिर 17 मंदिर 18 उत्तर पूर्व कोने के पास छोटी पीठिका पर स्थित गुप्त वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें रचना, सौष्ठव, समता, अनुपात, अलंकरणों में नियंत्रण आदि सब विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इस मंदिर में केवल 2 ही अंग हैं, एक सपाट छत वाला वर्गाकार गर्भगृह और 4 स्तंभों पर आधारित एक अर्धमंडप। मंदिर 9 इस मंदिर का गर्भगृह तथा अर्धमंडप की पीठिका मंदिर 18 के उत्तर पश्चिम कोने के पार्श्व में है। इसके भग्नावशेष, अर्धस्तंभ तथा पीठिका को देखने से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण गुप्तकाल के प्रथम चरण में हुआ था। मंदिर 31 यह मंदिर स्तूप 5 के पास पूर्व की ओर अवस्थित है। यह स्तंभों पर आश्रित सपाट छत वाला चौकोर आकार का देवालय था। आरंभ में यह मंदिर 6वीं या 7वीं सदी में बना था, परंतु 10वीं या 11वीं सदी में इसका व्यापक पुनर्निर्माण हुआ। विशेषताएं: खोदने की शैली। सांची पर खुदाई कर बनाए हुए विषयों की शैली ऐसी है कि इन्हें मूर्ति की अपेक्षा पत्थर पर उभारे चित्र कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह खुदाई हाथी दांत की नक्काशी के नमूने पर हुई है। सांची की आकृतियां काफी गहरी खोदी गई हैं, जिनसे वे छाया की अंधेरी पृष्ठभूमि में तैरती हुई सी प्रतीत होती हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो आकृतियों को दक्षिण भारत के तीव्र सूर्य के प्रकाश में ठीक प्रकार से व्यक्त करना, क्योंकि चमचमाती हुई धूप में आकृतियों को ठीक प्रकार से दिखाने के लिए नीचे गहरी और छायादार पृष्ठभूमि अपेक्षित है। शैली का स्तर। अनेक आकृतियों और वर्णनों से पूर्ण इस शिल्प के पूर्ण होने के लिए अवश्य ही अनेक वर्षों तथा अनेक शिल्पियों ने काम किया होगा। अतः शैली में समरूपता की आशा करना व्यर्थ है, किंतु यहाँ की व्यवस्थित व परिष्कृत कला कहीं भी लक्षित नहीं होती। ये प्रशिक्षित एवं अनुभवी कलाकारों की कृतियां हैं और कला का स्तर पर्याप्त ऊंचा है। सांची की कलाकृतियां भारतीय शिल्प के सर्वाधिक भावप्रवण तथा सजीव उदाहरणों में से हैं। भरहुत की रूढ़िवादिता से सांची का कलाकार आगे बढ़ चुका था। उसमें मौलिकता के साथ ही अपनी कला पर पूर्ण विश्वास था। वह जानता था कि उसे क्या और कैसे काम करना है। क्रमबद्ध रूप से यह उसके मस्तिष्क में अवस्थित था। सांची की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में तोरणों के स्तंभों तथा नीचे की सूची के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए लगाई गई यक्षियां हैं। इनमें से केवल एक दाहिनी ओर पूर्वी तोरण पर सुरक्षित रह सकी है। यह यक्षी आम्र के वृक्ष की एक शाखा को दोनों हाथों से पकड़े हुए खड़ी है। यक्षी और वृक्ष के अभिप्राय का यहाँ पर नाटकीय दृष्टि से अधिक प्रभावपूर्ण अंकन है। शरीर व अंगों का झुकाव एक ऐसी ललित भंगी को जन्म देती है, जो इस त्रिभुज के समान खाली स्थान को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मूर्ति चारों ओर से समान रूप से नहीं काटी गई है। दोनों पार्श्वों को असंस्कृत ही छोड़ दिया गया है। अतः यह मूर्ति 2 उभारदार आकृतियों के समान लगती है, जिन्हें आपस में जोड़ दिया गया है। यक्ष सुंदरी के ऐन्द्रजालिक स्पर्श से आम्र वृक्ष एकदम पुष्पित हो उठा है और उसमें लिपटी हुई वह एक जीवित लता के समान जान पड़ती है। उसका मादक अनावृत सौंदर्य उस मिथ्या और माथिक संसार का प्रतिनिधि है,
जिसे पूजक स्तूप में प्रवेश करते समय बाहर ही छोड़ देता है। उसकी आकृति की उभारदार चिकनी सतह उसके मांसल की कोमलता तथा उष्णता को बतलाने की अपेक्षा ध्वनित अधिक करती है। यह मूर्ति आध्यात्मिकता और ऐन्द्रिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। जॉन इरविन ने ठीक ही कहा है कि सांची की कला में आध्यात्मिकता और भौतिकता एक हो गई है। शैलीगत विभिन्नता। सांची की कला विभिन्नता की परिचायक है जो स्थान स्थान पर उपलब्ध होती है। दक्षिणी तोरण में दृश्यों का अंकन बहुत चपटा है और उभार बहुत हल्का है, जिससे धूप में आकृतियों की छाया एक दूसरे को ढक सके। सभी आकृतियां एक ही सतह पर रखी गई हैं, जिससे इसका प्रभाव बोर्ड पर बने एक चित्र जैसा हो गया है। तालाब में कमलों की आकृतियां रूढ़िग्रस्त हैं। वे इतनी ही बड़ी हैं जितने वन्य पशु। इसके विपरीत पश्चिमी तोरण में हाथियों की रचना अधिक सजीव तथा स्पष्ट है। छाया तथा प्रकाश के विरोध का अंकन आकृतियों को खूब गहरा काटकर किया गया है। फूल तथा पत्तियां प्राकृतिक आकार की हैं। जल का अंकन लहर वाली रेखाओं से किया गया है। बरगद का वृक्ष भी अत्यंत स्वाभाविक है। पश्चिमी तोरण शैली की दृष्टि से अधिक विकसित है। आकृतियां पृथक पृथक देखने से अधिक संतोषजनक हैं, पर उनमें भावात्मकता के स्थान पर यांत्रिक नियमबद्धता है। पर इन विभिन्नताओं के होते हुए भी सांची की कला में एक ऐसी एकता है जो इन आकृतियों के परे एक सूक्ष्म सूत्र के रूप में संपूर्ण कला में अनुस्यूत है, और वह एकता है उस समृद्ध सभ्यता तथा संस्कृति की जिसको अपने पवित्र देवगृह के प्रति निश्चल भक्ति थी और जो जीवन में रस तथा एकता का आनंद लाती है। पाश्चात्य प्रभाव। सांची की कला में वह शैलीगत भेद अधिकांशतः कलाकारों की वैयक्तिक धारणा और कौशल के कारण तो है ही, पर अंशतः इसकी विविधता के कारण अन्य भी हैं, जिसमें रूढ़िवादिता, नई विकसित शैली का संपर्क तथा विदेशी प्रभाव भी है। विदेशी प्रभाव अभिप्रायों में स्थान स्थान पर लक्षित होते हैं। असीरिया के फूल पत्ती वाले डिजाइन, पश्चिमी एशिया के पर वाले राक्षस तथा नरसिंह, नर, श्वान आदि काल्पनिक पशु सभी उस पश्चिमी कला के अंगभूत हैं, जिसमें अनेक देशों की संस्कृतियां मिलकर एक हो गई हैं। साथ ही यह प्रभाव कुछ कलात्मक विशेषताओं में भी लक्षित होता है, जैसे अवकाश प्रदर्शन का प्रयत्न, आकृतियों को ऊंचा नीचा करके छाया, प्रकाश का उचित ध्यान आदि, जो इस समय ग्रीक सीरियन कला की प्रमुख विशेषताएं थीं। फिर भी सांची की कला के सम्मिलित प्रभाव में जरा भी विदेशीपन नहीं है। इन सब तत्वों ने सांची की कला को परिपुष्ट करने में ही सहायता दी है। इन सबको आत्मसात करके सांची की कला एक स्वतंत्र, परिष्कृत एवं उत्कृष्ट भारतीय कला हो गई है। भरहुत का स्तूप 185 से 80 ईसा पूर्व। स्थिति अन्वेषण एवं संरक्षण शुंगों के शासन काल में निर्मित शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा मुख्य केंद्र भरहुत है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सन 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने यहाँ एक बड़े बौद्ध स्तूप का अंकन पाया और जनता का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। स्तूप के टीले में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई थीं। इससे ज्ञात होता है कि यह स्तूप मौर्यकाल से ही विद्यमान था और शुंगकाल में इसका विकास, विस्तार एवं साज सज्जा आदि हुई। यूं भी स्तूप का अधिकांश भाग इस समय तक नष्ट हो चुका था, क्योंकि आस पास गांव वाले मकान बनाने के लिए इसमें से ईंट व पत्थर निकाल कर ले गए थे। बेनी माधव बरुआ का विचार है कि यह स्तूप 3 विभिन्न कालांतरों में निर्मित किया गया होगा। इन 3 कालों की तिथियां बरुआ ने मौर्य अथवा मौर्योत्तर काल से लेकर लगभग 100 वर्षों के समय तक निर्धारित की हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण एवं शिलाच्छादन किया गया, तदंतर समयांतर से वेदिका एवं तोरण बनाए गए।
अंत में धनभूति नामक राजा ने शुंगों के शासनकाल में पूर्वी तोरण का निर्माण कराया। आकृतियों की शैली से प्राप्त भेदों से स्पष्ट है कि सभी आकृतियां किसी एक म में नहीं वरन समयांतर में बनी। मजूमदार ने भी भरहुत के स्तूप के निर्माण के विभिन्न कालक्रमों को अभिलेखों के आधार पर मान्यता दी है। उनका अनुमान था कि भरहुत के अभिलेख लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक के अंतर में लिखे गए हैं। यहाँ से जो स्तूप की वेदिका तथा पूर्वी तोरण के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें 1875 ईस्वी में कोलकाता के संग्रहालय में इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय तथा अन्य अवशेष देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखवा दिया गया। रचना भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ था। इसका पत्थर लाल रंग का तथा चुनार जैसा रवादार है। इसके तले का व्यास 68 फीट था। आधार के चारों ओर एक ऊंची मेधी बनी हुई थी, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सांची की भांति इसके भी 4 तोरण थे, जिनकी ऊंचाई 22 फीट से अधिक है। वेदिका में आयताकार स्तंभ लगे हुए हैं, जो सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूचियां खड़ी पंक्तियों पर व्यवस्थित हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 सूचियां थीं, जो दोनों ओर से स्तंभों से जुड़ी हुई थीं। स्तंभों की मुंडेरियों पर उष्णीय आच्छादित थे। इसकी पूरी ऊंचाई लगभग 7 फीट 1 इंच थी। इस वेदिका के प्रत्येक अंश पर ही बौद्ध कथाओं, यक्ष आदि देव योनियों तथा बेल बूटेदार अलंकरणों का अंकन है। तोरणों में 2 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ 8 पहल का है। इनके शिखर अशोकीय स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के तथा 2 पर वृषभ तथा 2 पर सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। स्तंभों के शीर्ष भाग 3 सूचियों को संभाले हैं, जो बीच में थोड़ी सी कमानीदार हैं। इन सूचियों के बीच में कई छोटे छोटे स्तंभ हैं। इसी तोरण पर उत्कीर्ण एक अभिलेख से पता चलता है कि इसका निर्माण शुंगकाल में हुआ था। भरहुत की कला की विषयवस्तु। भरहुत की शिल्पकला की विषयवस्तु का अध्ययन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। 1. बुद्ध चरित जातक एवं अवदान कथाएं। 2. मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य। 3. देव समुदाय। 4. तत्कालीन समाज कुलीन तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियां। 5. पशु जगत तथा 6. आलंकारिक कला। 1. बुद्ध चरित जातक एवं अवदान कथाएं। बुद्ध के जीवन की प्रत्येक घटना उनके महान व्यक्तित्व से संबद्ध होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पुनीत एवं महत्वपूर्ण थी। इन घटनाओं का बड़ा ललित एवं श्रद्धासंपन्न विवरण बौद्धों के पाली एवं संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। कला के क्षेत्र में बुद्ध चरित से संबंधित घटनाएं बौद्ध धर्म के प्रत्येक केंद्र से, चाहे वह भारत में हो या दक्षिण पूर्वी एशिया के किसी अन्य देश में निरंतर प्राप्त हैं, किंतु इनकी निर्माण परंपरा का सूत्रपात भरहुत की कला से ही हुआ है। भरहुत के दृश्यों में बुद्ध के जीवन की जिन विभिन्न घटनाओं का अंकन है, उनमें प्रमुख हैं जाति, जन्म, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा परिनिर्वाण का अंकन हीनयान परंपरा में प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। इसके अंतर्गत बुद्ध को मानवीय रूप में दर्शाने के स्थान पर स्त्री तथा हाथी के अंकन का संबंध जाति की घटना से स्थापित किया जाता है। इनमें प्रथम दृश्य में एक छत्रयुक्त सिंहासन को घेरे हुए विभिन्न देवता नमस्कार मुद्रा में हैं तथा देवपुत्र अर्हतगुप्त को नतमस्तक हो सिंहासन स्थित बुद्ध के एक पैर को स्पर्श करने के भाव में दर्शाया गया है, जिसे कुछ विद्वानों ने बुद्ध के जन्म से संबंधित दृश्य के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार महाभिनिष्क्रमण की घटना को एक एक शिला पर 3 दृश्यों द्वारा दिखाया गया है। इसमें ऊपर की ओर बुद्ध के पद चिन्ह, मध्य में सारथी के साथ अश्वारोही रूप में बुद्ध का छत्र सहित निरूपण और नीचे छत्र सहित अश्व के साथ प्रसन्न अर्हतगुप्त एवं अन्य देवगणों का अंकन है। संबोधि का निरूपण बोधिवृक्ष के रूप में हुआ है।
मार के संपूर्ण प्रयास में असफल होने के कारण खिन्न होने का भाव भी भरहुत की कला में व्यक्त है। तृतीय महत्वपूर्ण घटना धर्मचक्र प्रवर्तन को छत्र सहित धर्मचक्र के माध्यम व्यक्त किया गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक स्तूप का अंकन भरहुत की कला में विद्यमान है। बुद्ध के जीवन की इन चारों प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त अन्य घटनाएं जिनका अंकन भरहुत से प्राप्त होता है वे हैं: श्रावस्ती में बुद्ध द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, त्रायस्त्रिंश स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध द्वारा उपदेश, देवताओं द्वारा बुद्ध चूड़ा की पूजा एवं उत्सव, बुद्ध के स्वर्गावतरण से संबंधित संकिसा का रत्नचक्रम, अनाथपिंडक श्रेष्ठी द्वारा बुद्ध को जेतवन विहार का दान, चित्र 152 प्रसेनजित द्वारा बुद्धचर्या, मुचलिंद नाग द्वारा बुद्ध की सुरक्षा। उपर्युक्त घटनाओं से संबंधित दृश्यों की यह विशेषता है कि इनमें बुद्ध की मानवीय छवि नहीं मिलती, अपितु बुद्ध की उपस्थिति का आभास विभिन्न प्रतीकों जैसे पाद एवं छत्रयुक्त आसन, छत्र, बोधिवृक्ष, पदचिह्न आदि द्वारा व्यक्त किया गया है। अनेक जातक दृश्य भरहुत के कला संदर्भ से अथवा उनके साथ प्राप्त अभिलेखों से अथवा दोनों की सहायता से पहचाने गए हैं। इनमें कुछ बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं। साहित्य में इन कथानकों का विशद वर्णन हुआ है। जातकों के शिलांकन के लिए चयनित विषयों में विविधता है। जहां एक ओर गूढ़ दार्शनिक विषयों के अंकन का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर हास्य विनोद विषयक दृश्यों को भी स्थान प्राप्त है। जिन जातक दृश्यों से बुद्ध के चरित्र के दार्शनिक एवं करुणा संबंधी पक्षों का प्रकाशन है, उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं: छदंत जातक, महाजंत जातक, सुजात जातक, वैश्यांतर जातक, मूकपक्ष जातक आदि। अन्य जातक जिनमें विनोद एवं हल्के फुल्के उपहास का भाव निबद्ध है, उनमें छम्मसाटक जातक एवं आराम दूसक जातक प्रमुख हैं। भरहुत की वेदिकाओं पर अंकित जातक दृश्यों में बोधिसत्व द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने की कथाएं हैं, जिनमें शिलाचित दृश्यों में मानव, पशु, पक्षी आदि के विभिन्न चारित्रिक गुण दोषों को चित्रित किया गया है। चाटुकारिता कुक्कुट जातक में ईर्ष्या, छदंत जातक में लोभ का भाव, रूरु जातक में पारस्परिक वैमनस्य का भाव, सम्मोदमान जातक में मदांध प्रवृत्ति, लटुकिक जातक में आदि प्रवृत्तियों का भी प्रकाशन जातक दृश्यों के संदर्भ में किया गया है। बोधिसत्व द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने से संबंधित दृश्यों में उन्हें मनुष्य, अंडभूत जातक, महाजंत जातक, महाउम्मक जातक आदि में पशु, महाकपी जातक और पक्षी, सम्मोदमान जातक आदि रूपों में अंकित किया गया है। इस प्रकार जातक दृश्यों में कथा के महत्वपूर्ण सूत्रों का सार्थक अंकन है। इनमें कलाकार ने पूर्ण कौशल एवं सामर्थ्य से कथा के सूत्रों को यथावत शिलाचित किया है। जैसे महाबोधि जातक के दृश्य में बोधिसत्व ब्राह्मण को परंपरागत वेश में, जिसमें अजिन, उपानह, पात्र, संघाटी, छत्र, दंड आदि का समावेश है, इसी प्रकार की वेशभूषा का विवरण जातक कथा में है। छम्मसाटक जातक में परिव्राजक के कंधे पर स्थापित दंड पर रज्जुबद्ध पात्र खारिभार का उल्लेख है। परिव्राजक का अंकन भरहुत में ऐसा ही है। छदंत जातक में सोनुत्तर नामक लुब्धक के विषय में उल्लेख है कि उसने ककच आरा के हाथी के दांत काटे थे। इस जातक में सोनुत्तर को इसी रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार भरहुत के कलाकारों ने कथा सूत्रों को ज्यों का त्यों शिलाखंडों पर उतार दिया है। भरहुत की कला शैली में अभी तक निर्विवाद रूप से पहचाने गए जातकों को 3 वर्गों मानवीय रूप, पशु रूप तथा यक्षी रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें मानवीय रूपों में सुजात जातक, महाबोधि जातक, महाजंत जातक, सूची जातक, मिकपोतक जातक, अंडभूति जातक, महाउम्मक जातक, मधादेव जातक, मूकपक्ष जातक, कंडरी जातक, अलम्बुसा जातक, भिस जातक, दूमियमकट जातक, महाबोधि जातक, छम्मसाटक जातक, वैश्यांतर जातक, रूरु जातक, सूची जातक, महाकपी जातक, आरमदूसक जातक, लटुकिक जातक, दंभपुंफ जातक, नक्ष जातक, सम्मोदमान जातक,
तक्करी जातक, समुग्ग जातक, विधुर पंडित जातक, कुक्कुट जातक, गूथपर्ण जातक आदि। भरहुत के फलकों में बुद्ध के विभिन्न प्रतीकात्मक चिन्ह, स्तूप, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष में उत्कीर्ण हैं। 2. मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य। भरहुत के दृश्यों में 5 शिलांकनों में इन पूर्व बुद्धों अथवा मानुषी बुद्धों का प्रतीकात्मक अंकन पाटली, शाल, उदुम्बर तथा न्यग्रोध वृक्षों द्वारा किया गया है। ये वृक्ष उक्त पूर्व बुद्धों के सूचक हैं। ल्यूडर्स का मानना है कि शिखिन नामक पूर्व बुद्ध से संबंधित भी कोई उत्कीर्ण खंड रहा होगा, जो अब नहीं मिलता है। भरहुत में विभिन्न दृश्यों में इन मानुषी बुद्धों का अंकन प्रायः समान है। विभिन्न वृक्षों की पूजा के भाव का इनमें प्रदर्शन है और साथ ही अभिलेखों जैसे भगवतों का कुसंधस बोधि, भगवतों को नागमेनस बोधि आदि की विषयवस्तु का परिचय मिलता है। 3. देव समुदाय। भरहुत की शिल्प कला में लोक देवताओं के विभिन्न वर्गों को उत्कीर्ण किया गया है। इंद्र और मार जैसे देवताओं को विशिष्ट माना है और अतिमानवीय शक्ति से संपन्न देवों को निम्नकोटि का माना है। नाग, गंधर्व, अप्सरा, सुपर्णा, यक्ष आदि को लोक परंपरावश बौद्ध देव समुदाय में सम्मिलित कर लिया गया है। इसी प्रकार 3 देवता ब्रह्मा, शुक्र तथा मार भरहुत की कला शैली में हैं। सक्क, शुक्र से संबंधित 3 प्रकरण मिलते हैं। इंद्रसाल गुहा में इंद्र और बुद्ध के वार्तालाप का दृश्य है। बुद्ध के केशों की पूजा से संबंधित एक दृश्य से सुधम्मसभा के साथ के वैजयंत प्रासाद से इंद्र का अंकन उनकी 4 सेविकाओं के साथ है। सक्क का तीसरा अंकन भिस जातक के प्रसंग में प्राप्त होता है। इसी प्रकार मार को 2 विभिन्न स्वर्गों के देवताओं की मंडली में दिखाया गया है। मार के अलावा इस दृश्य में फनवाले नाग तथा पंखसहित सुपर्ण भी हैं। प्रसेनजित स्तंभ पर देवताओं के मुद्रित समाज का शिलाचित रूप प्राप्त होता है। इसके दाहिने पार्श्व में 4 अप्सराएं उत्कीर्ण हैं। निम्नतल में अलंबुषा तथा मिश्रकेशी नामक अप्सराएं हैं और ऊपर की ओर सुभद्रा एवं पद्मावती अंकित हैं। इनके नाम इनकी आकृतियों के साथ शिलाफलक पर खुदे हुए हैं। भरहुत की कला शैली में नागों एवं यक्षों से संबंधित दृश्य भी हैं। ऐरावत नागराज की कथा का रोचक अंकन है। विधुर पंडित जातक में नागराज वरुण, उनकी दृश्य पत्नी विमला तथा पुत्री इरंदती की अनेक रूपों में छवियां हैं, जो मानवीय रूपों में अंकित हैं। सिर पर बने फन के छत्र इसके नागरूप के परिचायक हैं। सामान्य देवताओं के वर्ग में किन्नरों का भी स्थान है। भरहुत में तक्करी जातक के प्रसंग में राजा के साथ किन्नर युगल का भी निरूपण प्राप्त होता है। इसी प्रकार समुग्ग जातक के दृश्य में एक विद्याधर का अंकन है। देवताओं के वर्ग में यक्ष तथा यक्षिणी की अनेक मूर्तियां लेख और विन्यास के आधार पर भरहुत में पहचानी गई हैं। यक्षिणी छवियों में चदरा, चूलाकोका और सुदर्शना यक्षी मुख्य हैं। रेखाचित्र 153 जिन्हें समृद्धि की देवी माना गया है। यक्षों में गगितोयक, सुप्रवास, कुबेर यक्ष आदि हैं। कुबेर, सुप्रवास, सुचिलोमा, आजकालक, विरुरढक आदि यक्ष मूर्तियां भरहुत के शिल्प में उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। शालभंजिकाओं व नाग की विभिन्न कथाएं स्तूप पर बनी हैं, जिन्हें विभिन्न जानवरों के प्रतीकों द्वारा पूर्ण किया गया है। 4. कुलीन तथा सामान्य व्यक्तियों का अंकन। भरहुत के दृश्यों में कुलीन एवं सामान्य व्यक्तियों के विभिन्न अंकन प्राप्त होते हैं। दृश्यों में राजा, धनिक, तपस्वी, ब्राह्मण, परिव्राजक तथा विभिन्न व्यवसायों वाले व्यक्तियों को उनके व्यावसायिक उपकरणों के साथ अंकित किया गया है। राजा को 23 फलकों पर आखेटर्थ, द्यूत क्रीडारत बुद्ध की वंदना करते, न्यायाधीश पद पर आसीन एवं सभा इत्यादि में विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। प्रसेनजित एवं अजातशत्रु की आकृतियों में ही छत्र का प्रयोग है।
नगरीय और ग्रामीण जीवन की झलक भी विशेष व सामान्य व्यक्तियों की कलाभिव्यक्ति के रूप में ज्ञात है। सामान्य व्यक्तियों को विभिन्न कथा संदर्भों में स्थान प्राप्त है। कुछ स्थानों पर तो उनके व्यावसायिक उपकरणों को भी दर्शाया गया है। इस प्रकार के अंकनों में विशिष्ट हैं आरामक, इशुकार, कर्मकार, नापित, लुब्धक आदि। विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को या तो उद्भुत कला के रूप में दर्शाया गया है या उनकी मानवाकार आकृतियां बनी हुई हैं। मानव के रूपांकन में भरहुत के कलाकार की विशेष रुचि का आभास होता है। यहाँ के कलाकार जहाँ उन्हें विविध भाव भंगिमाओं में प्रकट करने में सफल रहे हैं, वहीं उन्होंने शरीरांगों को अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया है। शैलीगत विभिन्नता। भरहुत में प्राप्त इन अभिरक्षक देवताओं तथा तोरणों के चित्रों को खोदने का ढंग तथा उनकी शैली और स्तर एकरूप नहीं है। उनमें पर्याप्त भिन्नता है। इसका कारण संभवतः यह है कि यहाँ खोदने का कार्य कई शताब्दियों में संपन्न हुआ होगा और साथ ही भारत के विभिन्न भागों के शिल्पियों द्वारा किया गया होगा, क्योंकि कुछ स्थानों पर उभारदार आकृतियों के कोने की सतह को काफी गहरा काटा गया है, पर आकृति के बीच में काफी समतलता है। केवल आकृति की ऊंचाई नीचाई को दूर कर दिया गया है। इससे आकृतियों में मांसलता न होकर चपटापन अधिक है। साथ ही आकृतियों के बीच से किया गया ढाल दोनों पक्षों तक चला गया है, जिससे उसमें गोलाई न होकर दोनों ओर ढालूपन अधिक हो गया है। कला का स्तर। भरहुत कला में बढ़ते हुए ग्रीक तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि इसी समय विदिशा में स्थापित एक गरुड़ स्तंभ से भी होती है, जिस पर खुदे अभिलेख से पता चलता है कि हेलियोडोरस नामक तक्षशिला के किसी शिल्पी ने भारतीय धर्म स्वीकार कर लिया था और उसकी स्मृति में इस स्तंभ को वासुदेव की प्रसन्नता के लिए बनाया गया था, पर सामान्यतः आकृतियों में कोई ग्रीकपन नहीं है। उभारदार आकृतियों की शैली तथा खोदने का ढंग मौर्य युग की ही कला का स्वाभाविक विकास है। मानवीय आकृतियां वास्तविक नहीं अपितु स्मृति के आधार पर बनाई गई हैं। यद्यपि शिल्पी ने अपनी क्षमता के अनुकूल आकृतियों, वस्त्रों, आभूषणों में यथार्थता लाने की चेष्टा की है, पर वह परंपरामूलक ही हैं, जिससे यथार्थ नहीं लगते। आकृतियों को खोदने की कुशलता के अलंकरण की ओर अधिक ध्यान तथा आकृतियों का गहरा न होकर छिछला होना, यह बतलाता है कि भरहुत का शिल्प लकड़ी या हाथी दांत पर आकृतियां खोदने वाले शिल्पियों की कला का पत्थर में अनुवाद है। कठोरता और प्रारंभिकता के साथ साथ प्राकृतिक सरलता इन आकृतियों की विशेषताएं हैं। कुछ अंशों में भरहुत की कला सांची के प्राचीनतम स्तूप की कला से भी विकसित प्रतीत होती है। भरहुत के शिल्पियों ने अपेक्षाकृत कुछ जटिल आकृतियों तथा दृश्यों की रचना का प्रयत्न किया है। भरहुत की कला में एक विशेषता यह है कि वह लोक कला जान पड़ती है। उसमें वह सुथरापन नहीं है जो अशोकीय स्तंभ के तोरणों में है।